कि ये प्रोमिसेस जो हैं, एसन का वेट है, ये तमाम चीज़ें हैं क्या। ठीक है, तो प्रॉमिस, एसिंग, अवेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये करेंगे कि प्रॉमिस को समझते हैं। तो प्रॉमिस को हमने पहले भी देखा है, इसकी तीन स्टेट होती है। कितनी होती हैं? तीन स्टेट होती है इसकी। तो तीन स्टेट में अलग अलग में क्या होता है, प्रॉमिस जो होता है वो एक पेंडिंग में होता है, या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। तो तीन स्टेट होती है। प्रॉमिस मतलब अगर इसको हम अपनी जुबान में समझें तो या तो ये पूरी होती है या नहीं होती है, या प्रॉमिस के आने का टाइम अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि अगर प्रॉमिस बाद में पूरी होनी है तो अभी वो वक्त नहीं आया जहाँ पर प्रॉमिस पूरी होनी है। ठीक है ना, तो वो क्या है, पेंडिंग स्टेट है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ, वो है console.log। console.log आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मसला पैदा कर रहे हैं। ये console.log जो है, ये एक सिंक्रोनस टाइप का कोड है। सिंक्रोनस टाइप का कोड कैसा होता है देखें। एक चीज है डायरेक्ट, ये है कॉल स्टैक। ठीक है, ये है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक में सिंक्रोनस टाइप के जो कोड होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट चल जाते हैं। डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन एसिंग के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर एक एसिंग का कोड लिखूं, जो कि 1 सेकंड के बाद console.log कराता हूँ, तो ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड जो है सेट टाइम आउट का, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या करेगा, कॉल स्टैक, इसको भी कॉल स्टैक में ही जाना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जा पाता। console.log की तरह ये डायरेक्ट नहीं जा पाता। ये क्या करेगा, ये पूरे ये पूरे प्रोसेस को, पूरा इसका एक प्रोसेस है, उससे गुजरने के बाद जो है ये फिर कॉल स्टैक के अंदर जाता है और एग्जीक्यूट होता है। तो इसका जो है ना टाइम, वो अगर मैं 0 सेकेंड भी कर दूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके टाइम को क्या कर दूं 100 से, कि भाई 0 सेकेंड टाइम लग रहा है इसमें। अब अगर दोनों की कंपैरिजन करें ना, सिंक्रोनस कोड की और एसिंक्रोनस कोड की, तो सिंक्रोनस वाला कोड जो है वो डायरेक्ट जा रहा है आपके किसमें, कॉल स्टैक में डायरेक्ट जा रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट गया, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन 0 सेकेंड अगर मैंने इसको कर दिया ना, ये एसिंक वाला कोड है, सेट टाइम आउट, ये फिर भी एक प्रोसेस से गुजरने के बाद कॉल स्टैक में जाता है। तो एक चीज जो डायरेक्ट हो रही है और एक चीज जो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद एग्जीक्यूट हो रही है, उन दोनों में डिफरेंस तो है ना। डिफरेंस तो आपको भी पता चल रहा है, भले 0 सेकेंड आपने कर दिया इसका टाइम, लेकिन एक चीज डायरेक्ट हो रही है और एक चीज प्रोसेस से गुजरने के बाद एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको जो टाइम लगेगा। तो ये चीज जो है यहाँ पर समझने वाली है कि आपको console.log ने परेशान किया हुआ है। वो आपके रिजल्ट को जो है लाकर उस तरह नहीं दे रहा जिस तरह आपको चाहिए। तो हम समझते हैं क्या हमारी परेशानी है क्या। देखें, प्रॉमिस जो है वो सिंपल एक प्रॉमिस है। कैसे लिखते हैं, नेम। सर सर जी, सर ये सर ये थोड़ा सा शुरू से एक्सप्लेन करिएगा प्लीज। यस सर, प्लीज शुरू से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये जो प्रॉमिस है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या चाहिए, इसको एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए। देते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन दिया। अब ये जो है, ये क्या करता है, प्रॉमिस, ये जो है रिजॉल्व रिटर्न करता है या रिजेक्ट करता है। अगर रिजॉल्व या रिजेक्ट ना हो तो फिर पेंडिंग में होता है। इसको हम देखें किस तरह। तो इस तरह देखते हैं कि ये जो प्रॉमिस है ना, इसको हम रखते हैं एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं। और इस ग्रीड के फंक्शन के अंदर जो है हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं प्रॉमिस को। ठीक है, अब इस ग्रीड के फंक्शन को चलाते हैं। अब जो ये ग्रीड का फंक्शन है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ सबसे पहले इसको चला के, तो मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मुझे इसको भी console.log करना पड़ेगा।
अब देखते हैं चला के। तो क्या मिला मुझे, अनडिफाइंड मिला। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्या है, इस प्रॉमिस की वजह से मिल रहा है। देखते हैं, इसको हटा देते हैं। फंक्शन मेरा पूरा खाली है, फंक्शन को मैं चला रहा हूँ और फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग भी करा रहा हूँ, ताकि जो फंक्शन से रिटर्न होके वैल्यू मेरे पास आ रही है वो वैल्यू मैं क्या करूँ, देख सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चला कर देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा अभी। बताएं, कोई बताएगा क्या रिजल्ट आएगा। सर अनडिफाइन आएगा ना, क्योंकि हमने इसमें कुछ डिफाइन भी नहीं किया हुआ है। अनडिफाइन आएगा। अनडिफाइन आएगा, ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये अनडिफाइन आ गया। अच्छा, जब मैं इसके अंदर यहाँ पर लिख देता हूँ ए, और ए जो है, लेट ए इज इक्वल टू एप्पल। अब बताएं कि क्या आएगा इसमें कंसोल डॉट लॉग, क्या इसमें एप्पल आ जाएगा। नहीं सर, नहीं आएगा क्योंकि रिटर्न नहीं होना, रिटर्न नहीं किया हुआ। अच्छा, रिटर्न नहीं किया है तो अनडिफाइन आएगा, देखते हैं। तो दोबारा से अनडिफाइन आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको रिटर्न कर दूं ए को, तो अब क्या आएगा। एप्पल आ जाएगा। अब अब एप्पल आ जाएगा, क्यों आया, क्योंकि रिटर्न कर दिया ए को। तो ग्रीट के पास ए के अंदर एप्पल आया, कंसोल डॉट लॉग ने वो दिखा दिया आपको। ठीक है, कैच नहीं करेंगे, हाँ भाई। कैच कैच कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग भी वही वाला काम करता है, कैच वाला, लेकिन कैच कर बताया। लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, ऐसे कैच करके इसको कंसोल करा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। एप्पल आया, क्यों आया, क्योंकि रिटर्न किया है हमने और कैच किया है, इसलिए एप्पल आया। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये जो प्रॉमिस है, ये रिटर्न क्या होगा खुद ब खुद इस फंक्शन से, जब तक हम इसको रिटर्न ना करें। नो रिजॉल्व होगा तो हो जाएगा ना। नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो अगर मैं अभी इसको चलाऊं तो ये मुझे अनडिफाइन इसीलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले रिटर्न करते हैं। अब ये जो आपका फंक्शन है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि प्रॉमिस जो है वो क्या रिटर्न करता है। वो तीन चीज़ें रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, तीन चीज़ें। रिजेक्ट, रिजॉल्व, पेंडिंग। पेंडिंग, रिजॉल्व, प्रोजेक्ट। रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग। तो रिटर्न कर रहा हूँ मैं प्रॉमिस, ये प्रॉमिस मुझे क्या देगा कंसोल में, ये जो मैं कैच करा के देख रहा हूँ ये मुझे क्या देगा, देखते हैं। ये कि ऑब्जेक्ट देगा ना। ये मुझे पेंडिंग दे रहा है। ठीक है, मतलब अगर मेरे प्रॉमिस के अंदर रिजॉल्व या रिजेक्ट ना हो तो वो क्या होता है, पेंडिंग देता है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। प्रॉमिस, अभी प्रॉमिस की बॉडी खाली है ना, इसको क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं कुछ, इसमें लिखते हैं एप्पल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो एप्पल है ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो ये क्या मुझे मिलेगा। नहीं सर। ये मुझे नहीं मिला, क्यों, क्योंकि भाई रिजॉल्व, रिजेक्ट, अगर रिजॉल्व भी नहीं है और रिजेक्ट भी नहीं है तो क्या है, पेंडिंग है। अच्छा, तो रिजॉल्व यहाँ पर है, नहीं है, रिजेक्ट है, नहीं है, सिर्फ सिंपल सा लिखा हुआ है एप्पल। हो सकता है कि शायद मैं इससे पहले रिटर्न लिख दूं अगर, तो शायद अब एप्पल दे दे, मुझे दिखा दे एप्पल। अब शायद पेंडिंग ना दे, मुझे एप्पल दिखा दे। अभी भी पेंडिंग पेंडिंग। नहीं। तो मतलब प्रॉमिस क्या रिटर्न करता है, रिजॉल्व, रिजेक्ट, या अगर ये दोनों नहीं है तो पेंडिंग आपको देगा। क्या यहाँ पर रिजॉल्व लिखा हुआ है कहीं, नहीं लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर कोई रिजेक्ट लिख जैसी चीज लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। तो आपको तभी क्या मिल रहा है, आपको तभी पेंडिंग मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कोड लिख देंगे ना, यहाँ पर एप्पल लिख दें, ताहा लिख दें, कुछ भी लिख दें, रिटर्न करा दें, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए, रिजॉल्व चाहिए, क्या चाहिए, रिजेक्ट चाहिए। वरना अगर दोनों नहीं है तो वो आपको क्या देगा हर दफा, पेंडिंग 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 यही देगा। तो इन सारे कोड को लिखने का कोई फायदा नहीं है प्रॉमिस के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई। जी। अब जी सर।
अब क्या करते हैं भाई, हमें पता है ना कि रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होगा तो ये पेंडिंग देगा। एक दफ़ा और देख लेते हैं तसल्ली के लिए। तो पेंडिंग दे रहा है मुझे ये। अब क्या करते हैं, पेंडिंग स्टेट को हटाना है तो रिजॉल्व या रिजेक्ट लिखना पड़ेगा। तो रिजॉल्व लिख देते हैं, RES लिख कर चला, RES लिख कर चला देते हैं और यहाँ पर बता देते हैं कि RES जो है ना वो मैंने क्या किया है, बनाया है। तो अब ये जो है, मैंने जो ये रिजॉल्व चलाया है, इसकी रिटर्न टाइप भी मुझे बतानी पड़ती है ना। तो रिटर्न टाइप में मैं क्या बताऊंगा, एंगुलर ब्रैकेट लगा के कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, वॉइड कर दिया मैंने। तो रिजॉल्व का फंक्शन चल रहा है और उसमें क्या हो रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है। उसके अंदर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है ना, तभी मैंने वॉइड लिख दिया कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, खाली है वो। अच्छा, अब ये जो प्रॉमिस की फरमाइश थी, प्रॉमिस की क्या फरमाइश थी कि वो उसको चाहिए रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट, वरना वो क्या देगा आपको, पेंडिंग देगा। तो ये जो पेंडिंग है, इस पेंडिंग को हटाने के लिए हमने वहां पर क्या लिख दिया, रिजॉल्व। रिजॉल्व लिख दिया। अब क्या मुझे ये अब पेंडिंग देगा? तो नहीं देगा, अब तो नहीं देना चाहिए था हमें। अब नहीं देना चाहिए क्योंकि भाई उसकी कि फरमाइश नीचे कैच नहीं हो रहा ना, हो रहा है, हो नीचे रहा भी है, तो बॉडी बनती है हो रहा ना, है, हो रहा है, हो रहा है, कैच भी हो रहा है। नीचे भी तो बॉडी बनती है ना, नीचे भी तो। कौन सी वो देन वाली कैच वाली? जी 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 जी। वो सर अभी अनडिफाइन आएगा। देखें, अनडिफाइंड नहीं सर, आएगा। प्रॉमिस के बाद वाइड लगाना जरूरी है? ये रिटर्न प्रॉमिस टाइप, के बाद वाइड ये लगाना जरूरी रिटर्न है? टाइप लगाना जरूरी है, आपको बताना पड़ता है टाइप स्क्रिप्ट में कि रिजॉल्व आपका क्या लेकर जा रहा है बाहर। तो वो कुछ भी नहीं लेकर जा रहा है तो मैंने वॉइड लिख दिया। जब मैं कोई नाम यहाँ पर लिखूंगा तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। तो ये जो, मुझे असल में इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है क्या करना है, मुझे पेंडिंग को हटाना है। क्योंकि ये जो प्रॉमिस है ना, ये हर दफा पेंडिंग दे रहा है मुझे। मुझे पेंडिंग को हटाना है और हटा कर क्या करना है, मुझे पेंडिंग को हटाना है, बस उसके बाद देखूंगा मुझे क्या करना है। तो अभी मैं पेंडिंग को हटाने के लिए मैंने क्या किया है, रिजॉल्व का यूज किया है। तो अब देखते हैं कि पेंडिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो अब क्या आया, पेंडिंग तो नहीं आया। अब क्या आया, प्रॉमिस अनडिफाइंड। 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 पेंडिंग से जान छूट गई आपकी। अब ये इसको दोबारा से हटा देते हैं रिजॉल्व को और दोबारा से देखते हैं इसको। प्रॉमिस पेंडिंग है, क्यों? क्योंकि जब रिजॉल्व भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने रिजॉल्व को फिर से हटा दिया था और मैं पेंडिंग को दोबारा लेकर आ गया। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि प्रॉमिस के अंदर जब तक रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं होगा वो पेंडिंग देता है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर रिजॉल्व लिखा था और रिजॉल्व करके मैंने पेंडिंग स्टेट को हटा के चेंज कर लिया था। तो अब यहाँ पर प्रॉमिस अनडिफाइन आ रहा है। ये जो अनडिफाइन है, ये अनडिफाइन है क्या? ये अनडिफाइन जो है ना, ये कह रहा है कि भाई जो प्रॉमिस है वो कोई भी वैल्यू लेकर नहीं आ रही मेरे पास। मतलब कोई वैल्यू जो है वो डिफाइन नहीं हुई भी है। अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि कोई वैल्यू नहीं आपके पास आ रही है या मौजूद है, तो वो अनडिफाइन है। समझ आ रही है बात आपको? यस। जी। आपको आ रही है समझ में? तो इसको एक वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर इसको दे देते हैं क्या, हेलो दे देते हैं। और ये वॉइड हटा के मुझे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो अब देखें, ये अनडिफाइंड क्या कह रहा था कि भाई प्रॉमिस के अंदर से कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब तो दे दी ना वैल्यू, अब दे दी ना वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सर अब हेलो प्रिंट होगा ना? प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई। यहाँ पर हेलो प्रिंट होना चाहिए क्योंकि वो कंप्लेन कर रहा था मेरे पास वैल्यू नहीं है। मैंने वैल्यू दे दी। अब जब वैल्यू दे दी है तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर हेलो आ गया। आपको आपको स्टेप बाय स्टेप अब दो कंफ्यूजन क्लियर हुई कि पेंडिंग स्टेट कब आती है, और अगर रिजॉल्व को हम लिखें और उसके अंदर कोई वैल्यू ना लिखें तो प्रॉमिस अनडिफाइंड मिलता है हमें। और अगर उसके अंदर कोई वैल्यू लिख दें तो वो वैल्यू अनडिफाइंड की जगह लिखा लिखा आ जाती है। समझ आ रही है बात आपको?
क्लियर हो रहा है ये? तो अब ये जो पेंडिंग स्टेट है ये चली जाती है अगर मैं इसके अंदर रिजॉल्व लिख दूं या फिर मैं रिजेक्ट लिख दूं। तो मैंने रिजॉल्व आपको दिखाया ना लिखकर कि किस तरीके से अनडिफाइन और हेलो आ रहा है, लेकिन रिजेक्ट हमने यूज नहीं किया अभी। तो मैं रिजेक्ट यूज करके देख रहा हूँ कि रिजेक्ट किस तरह काम करता है। क्लियर है? ठीक है, और उसको लिखने के लिए हम बॉडी में जो है वो रिजेक्ट और रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों लिखते हैं। अच्छा, एक कहा भाई सवाल ये है, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ जी। एरर, ठीक है, इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ। और अब रिजेक्ट का बिहेवियर देखते हैं कि किस तरह हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो ये मुझे क्या दे रहा है? ये मुझे दे रहा है एक एरर। डॉट कैच चाहिए। ये मुझे दे रहा है प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट जो कि रिजेक्ट हुआ है। मतलब प्रॉमिस पेंडिंग तो नहीं आई ना? प्रॉमिस पेंडिंग नहीं आई, क्यों? क्योंकि रिजॉल्व और रिजेक्ट जब लिखा होता है तो प्रॉमिस पेंडिंग नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो रिजॉल्व तो नहीं है, ये क्या है? रिजेक्ट है। और रिजेक्ट में क्या होता है? आपको आता है एक एरर। अब वो एरर क्यों आता है? क्योंकि जो रिजॉल्व है, जो रिजेक्ट है, वो डॉट कैच से हैंडल होता है। डॉट कैच से क्या होता है? हैंडल होता है। तो तो कहा भाई फिर रिजॉल्व में डॉट लाइन तो नहीं लगाया था? रिजॉल्व को डॉट देन कैसा डिफाइन लगाना, करता? रिजॉल्व को डॉट देन लगाना फर्स्ट पॉइंट में ज़रूरी नहीं है। देखें, अगर हम यहाँ पर रिजॉल्व लिख देते हैं और इसके अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये डायरेक्ट क्या होती है? इसको मिलती है। और अगर आपको डॉट देन लगाना है तो आप डॉट देन क्यों लगाते हैं उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अब डॉट देन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जेसन से जब आपके पास डाटा आता है ना वेब एपीआई से, तो वो जेसन की फॉर्म में आता है। अब जेसन को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? जावा स्क्रिप्ट के एरे या ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या एरे है वो अलग चीज़ है और जेसन अलग चीज़ है। उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। जेसन को किस में कन्वर्ट करके तब्दील करना पड़ता है मुझे? जावा स्क्रिप्ट के एरे में या ऑब्जेक्ट में। अब यस। अगर आपको जेसन का डाटा आपने लिया और आपको क्या करना है? बी में स्टोर कराना है। तो आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैं जेसन ना करके स्टोर कराऊं। मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर दो तरीके हैं मेरे पास। मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर एक काम ये करूं कि एक वेरिएबल और बनाऊं लेट सी के नाम से, और मैं बोलूं बी जे, यहाँ पर मैं लिखूं जेसन डॉट पार्स। इसके अंदर मैं बी को रख दूं ताकि क्या हो, मेरा जो जेसन का डाटा है ना वो जावा स्क्रिप्ट के एरे या जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। एक तरीका तो ये है, ये तरीका यूज नहीं करते। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये जो रिजॉल्व में जो भी वैल्यू आई है वो वैल्यू आपके इस ग्रिड को मिल रही है ना, तो इसको यहाँ पर कन्वर्ट करा लेते हैं जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के एरे में, फिर इसको स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम डॉट देन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने डॉट देन से सीखा है कि उसके अंदर वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं पैरामीटर के लिए पी, और यहाँ पर मैं लिख दूं पी, सॉरी जेसन डॉट पार्स पी। तो अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि भाई रिजॉल्व के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो जेसन की थी। उस जेसन को मेरे ग्रीड ने यहाँ पर कैच कर लिया, पकड़ लिया। इस ग्रीड ने क्या किया? डॉट देन को दिया। डॉट देन ने क्या किया? डॉट देन ने ये किया कि उसको जावा जेसन से ना जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या एरे बना दिया। और अब वो जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या एरे बन के इस मेरे बी के वेरिएबल में सेव हुआ है। जब मैं कंसोल करूंगा ना बी को, तो मुझे जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट या एरे मिलेगा। तो मुझे ये क्या करता है? देन हेल्प करता है कि मैं रिजॉल्व में जो डाटा आ रहा है, रिजॉल्व के एमसीक्यूज में आपको अक्सर ये मिलेगा कि रिजॉल्व को हम क्यों यूज करते हैं। रिजॉल्व को हम वैल्यू गेट करने के लिए यूज करते हैं। वैल्यू लेकर आ रहा है वो आपके लिए। रिजॉल्व क्या कर रहे हैं? वैल्यू लेकर आ रहा है आपके लिए। अब वो वैल्यू चाहे एक ताहा लिखी है या जेसन का पूरा एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम एपीआई कहते हैं, वो है, या फिर सिर्फ ताहा है। मतलब अगर ये जेसन
हो सकता है कि क्या ये ए को लेकर आ रहा हो, और जो मेरा ए है, वो जो ए है वो एक पूरा एरे हो इस तरीके से। तो ये जो ए है, ये ए हो सकता है कि मैं ये ए जो है मैं बाहर भेजना चाह रहा हूँ, और वो ए जो है वो जेसन का है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं एरे में, वो ग्रीड को मिलेंगी। ग्रीड डॉट देन की मदद से क्या करेगा, उसको जावा स्क्रिप्ट का एरे बनाएगा या ऑब्जेक्ट बनाएगा, और बी में फिर सेव कराएगा। तो इतनी बातों से हमें ये बात समझ में आई कि डॉट देन लिखे ना लिखें, जो ये रिजॉल्व है इसके अंदर जब आप वैल्यू देते हैं तो ये वैल्यू सीधा जाके मिलती है इसको, और ये वैल्यू आप इसमें स्टोर करा देते हैं और आप इसको देख पा रहे हैं। तभी अगर आप ये वैल्यू नहीं लिखते तो आपको प्रॉमिस अनडिफाइंड मिलते हैं, अगर आप ये वैल्यू लिख देते हैं तो आपको प्रॉमिस ताहा मिल रहा है रिजॉल्व से। ठीक है, तो इसको चला कर देखें क्या प्रॉमिस ताहा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रॉमिस ताहा मुझे मिल रहा है। अच्छा, अब आपका सवाल, जो कि आप तीन चार लोगों ने आपने ये सवाल पूछा है कि जो ये रिजेक्ट है, ये रिजेक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रिजॉल्व को यहाँ से मिटा देता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं रिजेक्ट लिख देता हूँ। अब ये जो रिजेक्ट है ये मुझे एरर थ्रो देगा ना, प्रॉमिस ताहा तो नहीं देगा। रिजेक्ट मुझे एरर देगा ना, प्रॉमिस ताहा तो नहीं देगा। आपने अभी देखा है ना थोड़ी देर पहले। कहाँ को जी जाके सर। मैडम सर ठीक, वो तो रिजेक्ट के वो में देगा जो फिर भी भी नहीं। चीज होगी वो आगे फॉरवर्ड करेगा। लेकिन मैं तो रिजेक्ट में लिख रहा हूँ ना ताहा, तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये एरर के तौर पे मुझे मिलनी चाहिए, एरर के तौर पे मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू मुझे किस तरह मिल रही है, इस तरह। तो आपके प्रॉमिस को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने नाम क्या रखा, वो ये देखता है जो चीज पहले लिखी है वो रिजॉल्व के लिए लिखी है आपने, और जो चीज आपने बाद में लिखी है वो रिजेक्ट के लिए लिखी है। अब यही रिजेक्ट, देखें यही रिजेक्ट आपको एरर थ्रो करके देगा। ये एरर दे रहा है आपको, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब इसे समझ में आ गया ये जो रिजेक्ट है ये बाद में है ना, दूसरा पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर रिजेक्ट के लिए जी होता है, पहला पैरामीटर रिजॉल्व के लिए होता है। आप लोगों के सवाल का जवाब मिला आपको। यानी कि वो ये समझा रिजेक्ट जो है वो तो उसको रिजॉल्व समझ रहा था। जी हाँ, जी हाँ, रिजेक्ट को रिजॉल्व समझ रहा था वो, उसको पढ़, सर उसको पढ़। जी, जी सर देखिए रिजेक्ट टर्म सर, इसका मतलब है सर कि अगर हम पहले अगर हम रिजेक्ट का फर्ज करें, जैसे क्वेश्चन में सिर्फ रिजेक्ट को शो करने का बोला है, तो वो हम सिंपल तरीके से हम बज़ाहिर दिखा रहे हैं कि ये रिजेक्ट है। रिजेक्ट का हमने मतलब बॉडी लिखी है, लेकिन अगर हम उसको डॉट देन में कैच कर लें तो ये भी पॉसिबल है सर। डॉट देन में रिजेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास, डॉट देन में हमेशा। नहीं 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 सर, नहीं सर, आप समझें, जैसे पैरामीटर में, जैसा भी फंक्शन के पैरामीटर में आपने पहले लिखा रिजॉल्व, लेकिन आपने अंदर उसकी बॉडी नहीं बनाई, आपने उसकी बॉडी नहीं बनाई, आपने रिजेक्ट की बॉडी बनाई, लेकिन वो रिजेक्ट को वो रिजॉल्व कंसिडर करेगा ना, क्योंकि जी, हमने, मैं समझा नहीं पा रही सर, लेकिन मैं शायद अगर मैं आपकी बात ये नहीं समझाऊं। नहीं, आप जब हम रिजेक्ट की क्वेश्चन आएंगे ना, तो हम पैरामीटर में पहले रिजॉल्व लिखेंगे, फिर रिजेक्ट लिखेंगे, जी हाँ, जी फिर हाँ, रिजेक्ट को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, खाली जी हाँ, रिजेक्ट लिखेंगे तो वो रिजॉल्व भी कहलाएगा, ये पूछ रही है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, आप, मैं ये पूछ रही हूँ। जी, अगर आपको रिजेक्ट यूज करना है ना, तो आपको रिजॉल्व पहले लाजमी लिखना है। अगर आप ये पहले वाले को यहाँ से हटा देंगे ना और सिर्फ रिजेक्ट लिखेंगे तो उसको तो पढ़ना नहीं आता। आप ये बात याद रखें, टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं आता कि आप क्या लिख रहे हैं। अब उसको क्या पता रिजेक्ट क्या है, REJ क्या है, उसको क्या पता, वो एरर थोड़ी देगा, वो तो आपको इसको रिजॉल्व समझेगा वो, इसको रिजॉल्व समझ जी, के इसको आपको रिजॉल्व। प्रॉमिस कहा रिटर्न करके दे देगा, एरर नहीं देगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पर रिजेक्ट यूज करना है तो आपको रिजॉल्व लाजमी देना पड़ेगा, ताकि उसको पता चले कि अच्छा ये जो दूसरा पैरामीटर है ये यूज हुआ है, तो ये तो वो होता है रिजेक्ट के लिए होता है। अब टाइप स्क्रिप्ट को पता है दूसरा पैरामीटर यूज हुआ है तो ठीक है, ये रिजेक्ट के लिए होता है, अब ये आपको क्या देगा, एरर देगा। देखें, एरर देगा, ठीक है सर, ठीक है। अब अगर इस एरर को आपको देखना है
तो आपको क्या करना है, डॉट कैच लगाने। कैच, ठीक है। और इस डॉट कैच में एक पैरामीटर दे दें, उस पैरामीटर को आप यहाँ पर ही कंसोल डॉट लॉग करा दें ई। तो क्या होगा कि इस कंसोल डॉट लॉग की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग यहाँ से ही चल जाएगा। चला के देखते हैं सर। तो मुझे ताहा मिल गया, ताहा की जगह मैं एरर लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ से एरर मिल जाएगा। तो ये एरर कैसे दिख रहा है मुझे, ये एरर मुझे दिख रहा है डॉट कैच की वजह से। और डॉट कैच की वजह से क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो दूसरा पैरामीटर है रिजेक्ट का, वो आपने यूज़ किया। तो इससे अभी तक हमें क्या बातें समझ में आई, हमें ये समझ में आई कि अस्सलाम जो, वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, लेट हो गए हम। तो सॉरी जो सर, काम था। जो प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस तीन चीज़ें हमें देता है। क्या क्या देता है, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग। पेंडिंग। रिजॉल्व और रिजेक्ट अगर ना हो तो वो क्या देगा, वो हमें पेंडिंग देगा। और पेंडिंग से अगर हमें जान छुड़ानी है तो रिजॉल्व या रिजेक्ट का हमें यूज़ करना पड़ता है। रिजॉल्व की बॉडी अगर खाली होगी तो प्रॉमिस अनडिफाइन आएगा। रिजॉल्व की बॉडी में अगर कुछ लिखा होगा तो प्रॉमिस के अनडिफाइन के अंदर वही वैल्यू आ जाएगी, जैसे अभी प्रॉमिस था लिख कर आ रहा था। रिजेक्ट जो है, जब आप उसको यूज़ करते हैं तो रिजेक्ट डायरेक्टली आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। रिजेक्ट को आपको डॉट कैच के अंदर यूज़ करना पड़ता है। ये तीन चीज़ें अभी हमने सीखी हैं। और इससे पहले हमने क्या सीखा है कि console डॉट लॉग एक सिंक्रोनस टाइप का कोड होता है जो कि फॉरेन से एग्जीक्यूट होता है, और जो आपका ए सिंक्रोनस टाइप का कोड होता है वो एक पूरे प्रोसेस से घूम कर आपके कॉल स्टैक में जाके एग्जीक्यूट होता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? सर आपने Yes, इसे sir. वेरिएबल भी लिया है ना? क्योंकि जब हम रिजॉल्व देखें दोबारा से देखते हैं इसको। फंक्शन ग्रीट, नहीं यहाँ से देखते हैं। प्रॉमिस जो है ना, वो क्या कर रहा है, 1 सेकेंड के बाद रिजॉल्व कर रहा है ताहा। ठीक है, जब मैं इस सेट टाइम आउट को यहाँ से हटा कर डायरेक्ट रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो हमने ये पढ़ा है कि प्रॉमिस जो है वो तीन चीज़ें देता है, पेंडिंग, रिजॉल्व या रिजेक्ट। अभी रिजॉल्व है तो पेंडिंग तो नहीं देगा। रिजॉल्व में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं ना, वो वैल्यू क्या करता है, वो ग्रीड को दे देगा और ग्रीड ए में सेट करेगा। ए से हमें कंसोल होकर मिलेगा, मतलब प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट में ताहा लिखकर हमें मिलेगा। देखें, प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट में ताहा लिखकर मिला हमें। अच्छा, अगर मैं यही वाला काम रिजॉल्व के अंदर ताहा 1 सेकेंड के बाद करूं तो फिर क्या होगा, ये जो console डॉट लॉग है ये फॉरेन चलने वाला कोड है। कॉल स्टैक में ये किस तरह चलता है, फॉरेन फॉरेन चलता है। ये आएगा और ये फॉरेन से आएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो लेकिन जो आपका ये 1 सेकेंड लगने वाला कोड है, ये एसिंक्रोनस कोड है। ये तो मैंने आपको बताया ना, एक पूरा प्रोसेस पूरा घूम फिर के प्रोसेस पूरा करने के बाद आकर Exactly. एग्जीक्यूट होता है। तो इसके मतलब ये हुआ। और एक और चीज बताई मैंने आपको, वो क्या बताई, कि जो आपका इवेंट लूप है वो देखता है कि भाई ए सिंक्रोनस वाले को बाद में चलाएंगे, पहले सारे सिंक्रोनस वाले चला दें। ये वही प्रॉब्लम है जो 500 दफा हेलो लिखने के बाद ताहा जो है ना वो आया था। तो ये सेट टाइम आउट क्या है, ये एक एसिंक टाइप का कोड है। ये इवेंट लूप बाद में चलाएगा, इसको पहले कंसोल डॉट लॉग को चला रहे हैं वो। यहाँ पर अगर आप देखें इस कोड को वापसी, सेट टाइम आउट क्या है, एसिंक टाइप का कोड है। हेलो लिखा हुआ था, 0 सेकेंड लिखा हुआ था, इसको पहले चलना चाहिए था ना, लेकिन और 500 दफा जो ताहा है उसको बाद में चलना चाहिए था, लेकिन 500 दफा ताहा पहले चला और उसके बाद ये रिजल्ट आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इवेंट लूप ने बोला कि पहले मैं सिंक्रोनस कोड को चलाऊंगा, उसके बाद एसिंक को चलाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ये यही कह रहा है कि मैं console डॉट लॉग एसिंक, ये जो सिंक्रोनस टाइप का console डॉट लॉग है इसको पहले चलाऊंगा और इसको बाद में चलाऊंगा। अब ये अपना एग्जीक्यूट हुआ, ये अपना 1 सेकेंड पूरा करने गया, कहाँ गया, कॉल बैक के कंटेनर में ये गया। ये कॉल बैक में 1 सेकेंड पूरा करके कॉल बैक क्यू में आ जाएगा।
तब तक 1 सेकंड से पहले पहले तक ये console डॉट लॉग जो है ये कहेगा कि भाई मैं 1 सेकंड तक वेट नहीं कर रहा, मुझे रिजल्ट अभी दिखाना है। तो अभी जो भी आपके पास है ना, आप वो मुझे दे दें। तो 1 सेकंड से पहले पहले तक प्रॉमिस के अंदर कुछ है ही नहीं। 1 सेकंड के बाद आएगा क्या? रिजॉल्व ताहा। 1 सेकंड से पहले पहले तक उसके अंदर कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं होता है, ना रिजॉल्व हो ना रिजेक्ट हो, तो फिर क्या पेंडिंग। आते हैं? पेंडिंग। तो आपके पास ये लिखने के बावजूद भी यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है? पेंडिंग। यहाँ तक बात समझ में आई? सर, यस सर। लेकिन सर लेकिन ये रिजॉल्व लिखा हो तो रिजॉल्व कहा, या तो फिर वो रिटर्न नहीं हो रही वैल्यू इसलिए नहीं आ रहा। देखिए ना, RES तहा लिखा हो तो है, सेट आर्यस टाइम आउट। आर्यस ताहा लिखा हुआ है, इसको मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अभी। कैसे दिखाऊंगा? दो तरीके हैं मेरे पास। मुझे ये करना पड़ेगा, पहले बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये console डॉट लॉग जो है ना वो परेशान कर रहा है आपको। रिजॉल्व में ताहा लिखा हुआ है लेकिन दिखा ये पेंडिंग रहा है। क्यों दिखा रहे? क्योंकि 1 सेकंड से पहले पहले का जो टाइम है उसमें तो ये रिजॉल्व ताहा नहीं चलेगा, ये कोड 1 सेकंड के बाद ही चलेगा ये कोड। तो 1 सेकंड से पहले पहले का जो टाइम है, 0 सेकंड से लेकर 1 सेकंड से पहले पहले तक, उस टाइम के दरमियान console डॉट लॉग फॉरन चल रहा है। उस टाइम के अंदर प्रॉमिस तो पेंडिंग में ही है ना, उस वक्त तक तो रिजॉल्व नहीं हुआ। 1 सेकंड के बाद रिजॉल्व हुआ है, 1 सेकंड से पहले पहले रिजॉल्व नहीं हुआ। तो console डॉट लॉग में रिजल्ट चाहिए होता है फॉरन। तो ये जो फॉरन का रिजल्ट है वो तो उसको पेंडिंग में ही मिलेगा ना, प्रॉमिस पेंडिंग। आप आपको समझ आई? यानी कि उसने चेक करा कि भाई सिंक्रोनाइज को पहले वो चलाएगा हर हाल में, उसने इसके पेंडिंग को रोकना पड़ेगा, इसके एग्जीक्यूशन को रोकना पड़ेगा तब हमें तक वो ऊपर से रिजॉल्व। कुछ भी करके ना हमें ये करना पड़ेगा कि इस console डॉट लॉग को रोकना पड़ेगा तब तक सर अब आप यूज करेंगे। जब तक हमारी जो रिजॉल्व है ना वो अपना टाइम पूरा करके रिजॉल्व हो ना जाए। सेट टाइम आउट का 1 सेकंड पूरा होने के बाद जो रिजॉल्व हो रहा है वो रिजॉल्व हो पहले, उसके बाद कंसोल जो है वो काम करे। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, कहाँ पर पढ़ी है? ये चीज़ हमने पढ़ी है अपने एसिंक अवेट में। तो एसिंक अवेट में हमने क्या पढ़ा था, देखते हैं। एसिंक अवेट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अवेट जो है ना, अवेट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्पेसिफिक टाइम तक सस्पेंड कर देता है। कौन से स्पेसिफिक टाइम तक? प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करता है और स्पेसिफिक टाइम तक सस्पेंड कर देता है। मतलब मुझे ज़रूरत है अवेट की, जो कि चीज़ें रोक दे मेरे लिए जब तक ये रिजॉल्व ना हो जाए। अब ये अवेट जो है वो किस तरह मैं यूज़ करूँ? तो अवेट को आपकी मर्जी है, आप अवेट को यहाँ पर लगा दें। अब ये अवेट क्या करेगा? अवेट जो है इसके अंदर जो प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है 1 सेकंड तक, इस लाइन पर एग्जीक्यूशन को रोक कर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। रोक कर यहाँ पर वो खुद लाइन नंबर 14 पर खड़ा हो जाएगा। 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड के बाद रिजॉल्व ताहा हुआ, वो रिजॉल्व ताहा इसके अंदर स्टोर कराएगा। क्योंकि हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी ना कि ये प्रॉमिस की रिटर्न वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराता है। तो अवेट ने एग्जीक्यूशन को पॉज कर दिया और जैसे ही वैल्यू रिजॉल्व होकर मिली वो ए के अंदर सेट हो गई। अब console डॉट लॉग में जब मैं चेक करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? मुझे रिजल्ट मेरा प्रॉमिस और ताहा मिलना चाहिए। और मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फाइल इंडेक्स है। तो मुझे प्रॉमिस यहाँ पर ताहा रिजॉल्व होकर मिल गया। ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है 1 सेकंड के बाद। रिजॉल्व के अंदर जो ताहा लिखा था आपने वो ताहा आपको मिल गया। ये पॉसिबल कैसे हो पाया?
ये पॉसिबल इस तरह हो पाया क्योंकि एग्जीक्यूशन को हमें रोकना था जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। और ये काम करके मुझे किसने दिया है? ये मुझे दिया है अवेट ने। अवेट ने क्या किया? अवेट ने इस वाली लाइन में एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया, आगे की चीज चलने ही नहीं दी। देखें, आगे की चीज चलने ही नहीं दी। आगे वाली चीज अगर मैं इसके टाइम को कर दूं 3 सेकेंड, आप खुद देखिएगा ये console डॉट लॉग का बिहेवियर फौरन चलने वाला है, फौरन चलने वाला है। ये चलेगा ही नहीं 3 सेकेंड तक। 1 2 3 चला ही नहीं, 3 सेकेंड के बाद चला। इससे तो यही साबित हुआ कि भाई ये वाली लाइन 3 सेकेंड के लिए रुकी। और वो क्यों रुकी? क्योंकि अवेट ने इस लाइन को ही सस्पेंड कर दिया, रोक कर यहाँ पर एग्जीक्यूशन को ही पॉज कर दिया, आगे चलने ही नहीं दिया कंसोल को। आगे वाली लाइन चली नहीं। जब यहाँ पर काम पूरा कर हो गया, 3 सेकेंड के बाद ए के अंदर वैल्यू आ गई, उसके बाद जो है कंसोल चला फौरन से। आपको अवेट का काम समझ में आया कि अवेट ने क्या किया? यहाँ पर एग्जीक्यूशन को रोक दिया, पॉज सर कर दिया। अवेट के बारे में सर कि वो एसिंग फंक्शन के अंदर चलता है, फिर ये ऐसे अकेले कैसे चल गया? अच्छा, ये जो है अवेट अकेले भी आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एसिंग के साथ आप यूज करें। एक्मा स्क्रैप 2022 में जो आप टारगेट सेट करते हैं ना यहाँ पर, एक्मा स्क्रैप 2022, तो 2022-23 के अंदर ये टॉप लेवल अवेट जो है वो आया है। और टॉप लेवल अवेट होता है कि बिना एसिंग के आप अवेट को यूज कर रहे हैं। और यही टॉप लेवल अवेट जो है ना, आप इंक्वायरर में भी यूज करते हैं, वहां पर भी आप एसिंग तो नहीं लगाते, डायरेक्ट अवेट लिखते हैं ना। यस सर। सर हमें ऐसे समझें कि आपने जो ये बता रहे हैं कि कंसोल इसलिए नहीं चला क्योंकि आपने वहाँ पे अवेट लगाया, और दूसरा ये कि वहाँ पे हमने वेरिएबल क्योंकि डिक्लेयर कर दिया था, तो इस वजह से वो भी पहले अपने स्कोप में सबसे टॉप पे चला जाता है। तो वो फिर उसको रीड करेगा, उसमें अवेट आए देखेगा लिखा हुआ है तो वो वेट करेगा और लॉक नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस लाइन में भी। सर जी। सर अगर हमें अवेट यूज नहीं करना तो इसका इसका दूसरा तरीका देखें, ये है कि आप अवेट को यहाँ से हटा दें, यहाँ पर लगाएं डॉट देन। और डॉट देन जो कि एक लंबा प्रोसेस है, जो कि आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग लिख रहे हैं डॉट देन करके। और यहाँ पर आप लिखते हैं console.log में आप यहाँ पर लिखते हैं p। और इस ग्रीड के वेरिएबल को भी हटा दें और console.log को भी हटा दें। अब सिंपल है, यहाँ पर ग्रीड का फंक्शन चला, देन के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो कंसोल हो जाएगी। तो इसे चलाते हैं, 3 सेकेंड के बाद आपको ताहा जो है वो मिल जाएगा। एक तरीका ये है। लेकिन हमने अवेट में ये चीज़ पढ़ी थी कि नो नीड ऑफ देन चेनिंग। नो नीड ऑफ देन चेनिंग मतलब हमें देन का इतना लंबा सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एक छोटा सा अवेट लगाना है वहाँ पर, और यही देन वाला काम वहाँ पर भी हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि अवेट का सिंटेक्स ज़्यादा इजी है या पूरा डॉट देन लिखना? सर अवेट का अवेट का easy है। सर। क्योंकि नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है कि हम इसे जब नॉर्मल फंक्शन को कोई वेरिएबल में फिक्स करके और कंसोल करवाते थे, सिर्फ इसमें अवेट का यूज करना पड़ता जी, तो अब मुझे ये अच्छा देखें, तो मैंने क्या किया है, मैंने
यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को मैं कॉल करा रहा हूँ और उसको सेट कर रहा हूँ ए में, ए को मैं चला रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन बनाया है, इसको मैं सेट कर रहा हूँ बी में और बी को मैं चला रहा हूँ। तो दोनों से मुझे क्या मिलना चाहिए रिजल्ट, एक से अनडिफाइंड और दूसरे से भी अनडिफाइंड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि जो एसिंक का वेट है, एसिंक का वेट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आपको प्रॉमिस को आसान तरीके से लिख कर देते हैं। तो एसियन का वेट जो है वो बेसिकली एक शुगर कोटेड चीज़ है इसमें, हमारे जावास्क्रिप्ट में। अब ये जो शुगर कोटेड है, शुगर कोटेड का मतलब ये होता है कि दिखने में आपको कुछ है लेकिन अंदर कुछ है। मतलब जो एसिंक है ना, वो एसिंक आपके लिए वो काम आसान बना रहे हैं जो काम मुश्किल तरीके से आप करते। अच्छा ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। एक मेरा ये फंक्शन है, ये वाला, इस फंक्शन में मैं लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस। ये जो प्रॉमिस है ये क्या रिटर्न, ये क्या लेगा, रिजॉल्व रिजेक्ट, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। और ये जो पूरा प्रॉमिस है, ये पूरा प्रॉमिस रिटर्न होगा। तो मैं रिटर्न की टाइप बता दूंगा यहाँ पर कि मैं एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको पता है प्रॉमिस में अगर रिजॉल्व और रिजेक्ट ना हो तो वो क्या रिटर्न करता है, वो पेंडिंग रिटर्न करता है। तो पेंडिंग। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये पेंडिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब जो है इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, रिजॉल्व। मैंने रिजॉल्व कर दिया और रिजॉल्व को मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो मैं इसे क्या कहूँगा कि ये वॉइड है। अब मैंने ये वॉइड कर दिया, इसे भी मैं वॉइड कर सकता हूँ। ये जो आपने लिखा है ना, इसका रिजल्ट देखें, ये index.ts वाली फाइल है, इसका रिजल्ट देखते हैं। प्रॉमिस अनडिफाइंड, ठीक है, क्लियर है। इतनी चीजें हमने लिखी हैं यहाँ यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिला प्रॉमिस अनडिफाइंड। अब देखें मैंने क्या बोला, जो शुगर कोटेड चीज होती है वो आपके लिए चीजों को सिंपल बनाती है। अंदर कुछ और चल रहा होता है, दिखता कुछ है लेकिन शुगर कोटेड होती है वो। तो ये एसिंक क्या है, ये शुगर कोटेड है। एसिंक यहाँ पर हम ऐड करते हैं, एक कीवर्ड है ASYNC, एसिंक। इसका रिजल्ट देखते हैं। प्रॉमिस अनडिफाइंड, शायद आपको दोनों चीजें मैं दिखाता हूँ। पहले इंडेक्स वाली फाइल चला दूं, प्रॉमिस अनडिफाइंड। ऐप वाली फाइल चला दूं, प्रॉमिस अनडिफाइंड। ये जो इतना कोड आपने लिखा है, ये इतना कोड जो आपने लिखा है, वो ये सारा काम एसिंक ने कर दिया आपके लिए। रिजल्ट दोनों के सिमिलर हैं, प्रॉमिस अनडिफाइंड, प्रॉमिस अनडिफाइंड। तो यहाँ से आपने एक प्रॉमिस रिटर्न किया और एसिंक क्या करता है, वो आपके लिए एक प्रॉमिस रिटर्न करके खुद ही दे देता है। आपको समझ आई बात, एसिंक क्या करता है। ये एक शुगर कोटेड चीज है जो प्रॉमिस रिटर्न करके देता है, एसिंक फंक्शन। सर इसका मतलब कि इसके अंदर प्रॉमिस है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। दिख रहा है ना, प्रॉमिस ये दिख रहा है। अच्छा वैसे नहीं दिख रहा, नहीं, हाँ। यहाँ हाँ मतलब जी जी सर जी ये जी। जो एसिंग फंक्शन है इसमें हम रिटर्न नहीं करवाएंगे, यानी कि ये खुद से ही प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। जी हाँ, वो खुद से कर रहे हैं। सर ना हम इसमें रिटर्न सर प्रॉमिस लिख रहे हैं ना रिटर्न करा रहे हैं, वो ये सारा काम खुद कर रहा है हमारा। यस हाँ सर, इसीलिए इसको शॉर्ट ये शॉर्ट हैंड मतलब इसको उसका ये मेथड है। तो जो सर जब हमने डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस पढ़े थे ना, तो उसमें बार बार ये आता था कि ना ये एसिंक कोड की तरह लगता है देखने में। तो फिर अब समझ में आया कि सही कह रहे, मतलब अब समझ में आया कि वो कैसे लगता है। सर जी। कॉल बैक का जो हल है वो प्रॉमिस है और प्रॉमिस का जो हल है वो एसिंक का वेट है। एसिंक अवेट
प्रॉमिस का हल इसलिए है क्योंकि एसिंक अवेट शुगर कोटेड है, अंदर सारे वही काम चल रहे हैं, प्रॉमिस ही चल रहे हैं अंदर, लेकिन बस आपके लिए छुपा दिया गया है उसे। आप क्या करते हैं कि आप मतलब उसको जो है वो, अब देखें, पर हमें कम लिखना पड़ेगा ना कम कोड। कम कम लिखना पड़ेगा आपको, कम लिखना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर क्या है कि दोनों के रिजल्ट को सिमिलर करने की कोशिश करता हूँ मैं। रिजॉल्व को देता हूँ मैं एक वैल्यू ताहा, या इसको क्या दूं मैं, इसको मैं दे देता हूँ इंडेक्स दे देता हूँ, इसकी फाइल का जो नाम है। ठीक है, इंडेक्स दे दिया मैंने इसको। यहाँ पर स्ट्रिंग बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर भी मुझे स्ट्रिंग बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडेक्स वाली फाइल पहले चला लेते हैं, प्रॉमिस इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, और यही सिमिलर रिजल्ट इससे निकालते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न, रिटर्न कर दें ताहा को, नहीं ताहा नहीं, ऐप को, जो इसकी फाइल का नाम है। तो ऐप वाली फाइल हम चला दें, ऐप, सिमिलर रिजल्ट आ गया। यस सर। तो ये है आपका एसिंक। अब जो है अवेट का काम भी आपको पता चला कि वो एग्जीक्यूशन को पॉज करता है, रोक देता है, और रोकने के बाद जो है वो चीज़ें फिर जैसे ही उसमें वेरिएबल में सेट करना है या किस कुछ भी करना है, वो वेरिएबल में सर सेट करके आप देख सकते हैं जी। सर जरूरी नहीं है कि हम एसिंक और अवेट एक साथ यूज करें, मतलब हम अगर एसिंक का फंक्शन बनाया है तो हम अवेट भले साथ यूज ना करें तो भी वो वर्क यही करेगा। जी जी, लेकिन अवेट ठीक। हमेशा फंक्शन के अंदर एसिंक के साथ ही यूज होगा। अच्छा, अब हम आ हाँ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं हाँ अपने सर एक क्वेश्चन। बात पूछनी थी जी, सर। आज तो ट्राई रिजेक्ट, कैच। रिजेक्ट को हम इसके अंदर इस तरह लिखेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर भी हमें एक प्रॉमिस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस अगर आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और सीखनी है एसिंक की। एसिंक के बारे में एक चीज़ और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर मैं इस एसिंक को देखें, अगर मैं इस एसिंक वाले फंक्शन को यहाँ पर चलाता हूँ तो ये मुझे प्रॉमिस अनडिफाइन देता है, प्रॉमिस अनडिफाइन। लेकिन जब मैं इसके अंदर एक प्रॉमिस डिफाइन कर देता हूँ, ये क्या देता है मुझे फिर, रिजल्ट क्या देगा ये मुझे? हाँ रिजोल्व कहाँ? सर इसमें अवेट नहीं लगाया आपने। अवेट तो वो नहीं है ना, कोई टाइम लेने वाला कोड तो है नहीं, तो अवेट की जरूरत नहीं है हमें। कहाँ आ जाएगा फिर तो इसमें से? सर रिटर्न भी लगाया। जी, अब रिजॉल्व हो जाएगा ना तो ताहा ही आएगा। रिटर्न तो नहीं होगा प्रॉमिस। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखते हैं। ये जुमला बहुत अच्छा लगता प्रॉमिस अनडिफाइन जो है ना वो आया, एसिंक के अंदर एक प्रॉमिस लिख तो दी हमने, तो फिर अनडिफाइन क्यों आया? क्योंकि एसिंक के पास एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, जो कि आप इसके अंदर कुछ लिखें या ना लिखें, वो प्रॉमिस अनडिफाइन ही आपको देता है, अनडिफाइन दे रहा है। लेकिन जब आपको अपना कोई प्रॉमिस देना है तो अपने प्रॉमिस के आगे रिटर्न लिखना ज़रूरी है। ये रिटर्न आप लिखेंगे तो इसका जो एसिंक वाला प्रॉमिस आपको दे रहा है ना अनडिफाइंड, वो ओवरराइट होकर इस प्रॉमिस से ओवरराइट हो जाएगा। अब एसिंक से इस प्रॉमिस की बात होगी कि ये वाला जो प्रॉमिस है जो रिजॉल्व हो रहा है या रिजेक्ट जो भी हो रहा है, देखें अब वो पेंडिंग आपको दे रहा है। अब पेंडिंग की एक अलग वजह है कि वो पेंडिंग क्यों दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये आपको क्या निकाल के दिया है इसने, प्रॉमिस अनडिफाइन चेंज कर दिया है इसने, प्रॉमिस अनडिफाइन जो है वो चेंज हो गया आपके लिए। तो
यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि एसिंग जो है वो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट देता है आपको, और जो ये अनडिफाइन दे रहा है हर दफा देता है ये। इसको ओवरराइड कैसे करते हैं आप? रिटर्न का कीवर्ड लगा के अपना एक प्रॉमिस डिफाइन करके। तो अगर मैं इसका रिजल्ट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अवेट लगाकर अपना रिजल्ट ले लूंगा। तो रिजॉल्व करते टाइम क्या था कि हमें यहाँ पर वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अवेट, वो हमें डायरेक्ट वैसे ही रिजल्ट दिखा देता था। प्रॉमिस एरर, एरर क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है एरर, इसलिए एरर आ रहे। इसको मैं तहा कर दूं तो वो तहा देगा। क्या बेईमान क्यों रो रही है वो? बाप हो, आपको पता नहीं है क्यों रो रही है आपके बच्चे? तो इंडेक्स डॉट जेएस जो है ना, वो क्या देगा, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट दे देता है। लेकिन यही रिजल्ट आपको अगर चाहिए अपने इससे एसिंग से, तो एसिंग जो है वो आपको इस तरह रिजल्ट नहीं देगा। उसके लिए आपको अवेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिजॉल्व आपने उस तरह ही किया है, रिजॉल्व कर दिया एसिंग से एक प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व में ताहा के नाम को लेकर सेटल हो रहा है। तो इसके अंदर ताहा आना चाहिए था, मुझे अवेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि यही चीज़ हमने यहाँ पर भी देखा है सिंपल प्रॉमिस में। लेकिन इसमें हमें लगाना पड़े, तो वो ये क्या है कि एसिंग का बिहेवियर इस तरह है। अगर मैं ऐप डॉट जे एस वाली फाइल चलाऊं, तो प्रॉमिस पेंडिंग दे रहा है वो। और अगर मैं अवेट लगा दूं, तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को पॉज करेगा जब तक, जो भी टाइम इसको लग रहा है, हमें नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ये एसन का बिहेवियर है कि जो भी इसको टाइम लग रहा है वो बी में आके सेट होगा, फिर कॉन्सोर्ट होगा। तो अब अगर आप देखेंगे ना ऐप डॉट जेएस, तो आपको तहा मिल जाएगा। इस तरह है ये। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी थी। हाँ, रिजेक्शन हमें देखनी है, रिजेक्शन हम किस तरह करेंगे। तो इसकी रिजेक्शन जो है वो, इसके रिजेक्शन में यहाँ पर हम एरर लिख देते हैं, और यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो आपको पता है इस तरह नहीं चलता, तो आपको कैच लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लगाएं डॉट कैच। तो इस तरीके से आप इसके रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। इसके रिजेक्शन को किस तरह हैंडल करेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे रिजेक्ट, और एक ऐसा कोड जो कि आपके लिए क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम मतलब रिजेक्शन दे सकता है, एरर दे सकता है। उस तमाम कोड को आप क्या करेंगे, ट्राई कैच के ब्लॉक में रखेंगे। ट्राई के अंदर वो तमाम कोड आएंगे जिसके अंदर चांसेस है एरर आने के। तो मेरे इस प्रॉमिस के अंदर रिजेक्शन हो रही है, और रिजेक्शन में क्या है, आपने क्या लिखा है ताहा, इसको हम एरर कर देते हैं, एरर 2 कर देते हैं सर। अब जैसे ही रिजेक्शन होगी, वैसे ही कैच के पैरामीटर को वो रिजेक्शन में लेगी, और कैच का जो पैरामीटर है वो आपके इस एरर को प्रिंट करा के आपको दे देगा। तो इससे भी यहाँ से आप क्या करें, चला कर देखें, तो आपको एसिंग जो है उसने, तो ये इसने क्या लिस्ट किया, में एक मिनट। सर ये जो एसिंग का जो कैच है ना सर, ये मानता है कि थ्रो करें एरर।
एसिंग का इसके हाँ, इसके लिए मुझे वो लगाना पड़ेगा, प्रॉमिस जो मैंने लिखा है ना, इस प्रॉमिस को यहाँ से हम निकालते हैं बाहर, और क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं एक फंक्शन में। रिटर्न न्यू प्रॉमिस, रिजेक्शन हो रही है इससे। अब ये जो है ना नेम वाला जो फंक्शन है, इसका नाम चेंज करते हैं पहले, तो इसका नाम कर देते हैं ERR। तो ये जो ERR वाला फंक्शन है, ये यहाँ पर चलेगा, और ये सेट होगा हमारे ए के अंदर। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर हमारा console डॉट लॉग हमें दिखाएगा वो प्रॉब्लम क्या है। देखते हैं, ये error 2 अब हमें दिखा रहे हैं। तो ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसके अंदर एरर आने के चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर एरर था, वो एरर आया, तो इसने फौरन एरर के पैरामीटर को ये दे दिया। console डॉट लॉग में आपको ये चीज़ दिख गई कि आपने आपके चाय वाली हजम नहीं हो रही कि क्या चीज़ है ये? ये जी। ट्राई कैच यही यहाँ है तक ना, ये ट्राई सर कैच। फंक्शन में अक्सर जब जी जी। सर अक्सर रिजेक्ट ट्राई कैच ब्लॉक में ना सर, कैच में अक्सर देखा मैंने सर, वो थ्रो भी कराते हैं, वो क्यों कराते हैं सर? वो लिखते हैं ना कि यहाँ पर सर इस वो तरह। शायद क्वेश्चन नंबर 10 था या कुछ, 10 था शायद, उसमें सर थ्रो एरर का वो सिंटेक्स दिखा रहे थे। थ्रो एरर, अच्छा देखें, थ्रो न्यू एरर जो होता है ना, वो होता है आपका अपना बनाया हुआ एरर। आप, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एरर बना रहा हूँ इससे, अ, अपने फंक्शन से। आप फंक्शन से ना बनाए, आप यहाँ पर थ्रो एरर का यूज कर लें। थ्रो एरर क्या होता है, थ्रो न्यू एरर। थ्रो न्यू एरर मतलब ये आपने एक एरर बनाया है, अपना एरर बनाया आपने एक, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, इसके अंदर आप लिख दें अपना एरर लिख दें। अब ये जो एरर है, ये एक एरर है ना, थ्रो न्यू एरर, तो ये चला जाएगा कैच को समझाने के लिए, वो बताते हैं इस तरह, कैच के पैरामीटर को, और कैच के पैरामीटर में अपना एरर आपको दिख जाएगा। देखें, अपना एरर आ गया, और ये एक पूरा सही तरीके से आ गया एरर, अपना एरर। अगर इसके बाद मैं कोई कोड लिखता, जैसे कि यहाँ पर console डॉट लॉग में मैं यहाँ पर लिखता, इशू। ताहा लिखता, तो ताहा भी शो होता और एरर भी आता। तो इसलिए वो थ्रो न्यू एरर का यूज करते हैं। ये जब भी आपको एरर बनाना होता है तो आप इस तरह बनाते हैं कुछ। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहते हैं कि राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज async await, wait for 2 seconds, and then return a string hello world। तो एक फंक्शन बनाना है हमें जो कि async फंक्शन होगा, और इसके बाद वो कहते हैं कि अवेट का भी यूज करना है, जो कि 2 सेकंड के बाद हेलो वर्ल्ड जो है वो रिटर्न करे। 2 सेकंड के बाद क्या रिटर्न करे, हेलो वर्ल्ड। तो आप यहाँ पर क्या करें, एक हेलो वर्ल्ड को रिटर्न करा लें एक और फंक्शन से। तो एक फंक्शन बना लें, और इसके अंदर आप क्या करें, एक सेट टाइम आउट लिख लें प्रॉमिस के अंदर।
यहाँ पर सेट टाइम आउट का मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि 2 सेकंड के बाद रिजॉल्व करेगा हेलो वर्ल्ड को। और ये प्रॉमिस जो है यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि रिजॉल्व एक स्ट्रिंग लेकर जा रहे हैं बाहर, और ये रिटर्न कर रहे हैं एक प्रॉमिस और न्यू प्रॉमिस को मुझे रिटर्न भी कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा कि मैं इसे रिटर्न करा रहा हूँ। तो ये हमने पढ़ा है अभी, इसलिए हमें पता है कि इस फंक्शन से एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है जो कि 2 सेकंड के बाद मेरे रिजॉल्व को हेलो वर्ल्ड के साथ रिटर्न करा कर देगा। और ये मुझे चाहिए अब यहाँ पर। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए के नाम से, इससे मैं कहता हूँ कि अवेट करे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रीट का फंक्शन। अब जो ये ग्रीट का फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि प्रॉमिस 2 सेकंड के बाद रिजॉल्व कर रहा है, और जब तक रिजॉल्व ना हो जाए अवेट वेट करेगा, और वो ए के अंदर इसको सेट कर देगा। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, और आपको अंदर ही console डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ कि ए के अंदर जो है वो हेलो वर्ल्ड हमारे आ गया। तो 2 सेकंड के बाद जो है वो सर हेलो वर्ल्ड आ गया जी। सर मैंने इसे ट्राई और कैच से किया है, तो कोई मसला तो नहीं था? नहीं ट्राई होगा? कैच से भी कर सकते हैं हम, ट्राई कैच से जी भी कर सर। सकते हैं बिल्कुल। सर ये हम लेकिन दूसरा फंक्शन ना बनाए और हम इसे सर अवेट ग्रीट में मतलब ये लेट में लेके कंसोल करवा दे तो। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 2 सेकंड के बाद रिटर्न हो हेलो वर्ल्ड। अब ये 2 सेकंड के बाद हेलो वर्ल्ड रिटर्न करने का मुझे आसान तरीका यही लगा कि मैं सेट टाइम आउट के अंदर 2 सेकंड लिखकर हेलो वर्ल्ड को रिजॉल्व कर दूं, एक प्रॉमिस का रिजॉल्व होगा वो। और आपको पता है रिजॉल्व के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो रिटर्न होकर मिल जाता है। तो ग्रीट को मिल जाएगा, वो ए में सेट हो जाएगा, और कंसोल सर करा दिया अच्छा, मैंने। हम लोग ने जब फर्स्ट टाइम किया था ना, तो हम लोग ना ए को रिटर्न करा रहे थे, तो वो ना प्रॉमिस पेंडिंग आए जा रहा था। ए को फिर इसको रिटर्न कंसोल कराया तो ये सही हो रहा था। ए को रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न कर दें ए को। अब ये ए जो है वो रिटर्न होकर इसके पास आएगा, इसके पास आएगा ए रिटर्न होकर। अगर इसको आपको देखना है console डॉट लॉग में नेम को, तो ये जाहिर सी बात है आपको console डॉट लॉग आपको क्या करके देगा, प्रॉमिस पेंडिंग ही दिखाएगा, प्रॉमिस पेंडिंग ही दिखाएगा। ये आपको इस तरह आपके पास एरर आपके पास आ रहा होगा रिजल्ट। तो ये console डॉट लॉग जो है ना, इसको तो आपने बताया ही नहीं कि नेम के अंदर जो है क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है जिसके लिए हमें वेट करना है 2 सेकंड। वेट करने के लिए आप क्या करें, console डॉट लॉग में ही आप वेट लगा दें। अब ये console डॉट लॉग जो है आपको रिजल्ट दे देगा हेलो वर्ल्ड, अब पेंडिंग नहीं देगा। console डॉट लॉग को भी अवेट करवा सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सर करते हैं। सर ये रिजॉल्व से पहले, हेलो वर्ल्ड का जो रिजॉल्व है इससे पहले मैंने रिटर्न लगाया है, क्योंकि शायद मेरा भी यही मसला आ रहा था पेंडिंग का। सेकंड क्वेश्चन में देखें, ये कह रहे हैं कि क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट and use set timeout to call the callback after 1 second.
ये कह रहे हैं कि आप एक फंक्शन बनाएं, सिंपल सा फंक्शन है, कोई एसिंग फंक्शन नहीं है ये, सिंपल सा फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को आप कॉल करें। जब आप इसे कॉल करेंगे ना, तो वो कह रहा है कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दें जो कि 1 सेकंड के बाद चले। तो इसके अंदर हमें एक फंक्शन देना पड़ेगा। क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। इस एरो फंक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं हम console डॉट लॉग लिख देते हैं, यहाँ पर हम ताहा लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो एरो फंक्शन है, इसका console डॉट लॉग तो चलेगा नहीं। ये कब चलेगा, जब हम इसे चलाएंगे। तो ये मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट है, इसके लिए मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ। और पैरामीटर में मैं बता देता हूँ कि मैंने एक फंक्शन जो है वो मंगवाया है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब मेरे इस पैरामीटर को मेरा ये एरो फंक्शन मिल जाएगा। अब मैं सेट टाइम आउट के अंदर 1 सेकंड का बोला है इन्होंने, 1 सेकंड के अंदर इस कॉल बैक को कॉल करा लें। तो अब ये क्या करेगा, 1 सेकंड के बाद आपको ताहा दिखा देगा ये। तो ये इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोले। सर ये प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए इसमें क्या कहते हैं, ये राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द वैल्यू रिजॉल्व आफ्टर 3 सेकेंड। बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है, एक फंक्शन है जो कि एक प्रॉमिस रखता है, रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप दे देते हैं इसको, ताकि हमें क्या हो, याद रहे। अभी मैं अननोन दे रहा हूँ, अभी मैं इसको सेट करता हूँ, बल्कि अभी मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही है ना रिजॉल्व आएगा इसके अंदर। ठीक है, एक फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है, मैंने डाटा टाइप बताई है अभी सिर्फ। अब मैं लिख रहा हूँ रिटर्न। क्या करना है, एक प्रॉमिस बनाना पड़ेगा, न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस के बाद यहाँ पर रिजॉल्व लिख देते हैं। और रिजॉल्व हो रहा है ये 3 सेकंड के बाद। तो सेट टाइम आउट हमें यूज करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 3000 दे दूंगा ताकि 3 सेकंड के बाद हो ये। रिजॉल्व के अंदर हम क्या दे देंगे, रिजॉल्व्ड। देखते हैं मैंने क्या क्या किया। फंक्शन बनाना था, एक टाइप स्क्रिप्ट का बना लिया। दैट रिटर्न अ प्रॉमिस, तो वो रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस को। दैट रिजॉल्व विद द वैल्यू रिजॉल्व, तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है वैल्यू रिजॉल्व के साथ आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद। अब आप यहाँ पर इसको क्या करें, फंक्शन को चला लें। तो ये जो है आपको रिजॉल्व की वैल्यू 3 सेकेंड के बाद लाकर देगा। आप यहाँ पर एक वो बना ले, क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसको आप अवेट लगा दें ताकि ये एग्जीक्यूशन को तब तक रोके जब तक इसको 3 सेकेंड के बाद रिजॉल्व ना मिल जाए। फिर console डॉट लॉग में ए को कंसोल करा दें। अब देखते हैं, तो हमें रिजॉल्व मिल गया 3 सेकेंड के बाद। अलग अलग कीवर्ड्स ने अलग अलग काम किया। अवेट ने क्या किया, इस console डॉट लॉग को रोक के रखा कि जब तक नेम 3 सेकेंड तक रिजॉल्व ना हो जाए, इसमें वैल्यू सेव ना करा दे, तब तक रिजॉल्व ना हो। जैसे वैल्यू आ गई, रिजॉल्व भी हो गई। सेट टाइम आउट ने 3 सेकेंड तक रोका, उसके बाद रिजॉल्व को चलाया। और बाकी जो है प्रॉमिस ने क्या किया, प्रॉमिस ने अवेट जो है वो प्रॉमिस का वेट करता है। तो यहाँ पर प्रॉमिस जो है उसने सेट टाइम आउट को सपोर्ट किया। अगर मैं
सेट टाइम आउट डायरेक्ट लिखता और प्रॉमिस नहीं लिखता, तो अवेट जो है वो फिर रोक नहीं पाता एग्जीक्यूशन को, क्योंकि उसको प्रॉमिस चाहिए होता है। इस तरीके से बहुत सिंपल सवाल था ये, इसको भी हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चंस दे क्रिएट दिएगा अ कहाँ? टाइप। जी सलमान भाई। क्वेश्चंस कहाँ से हैं ये दे दिएगा, ताकि सर प्रैक्टिस कर लें अपनी। अच्छा, क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट, बना लेते हैं। एसिंक बनाना है, फंक्शन बनाना है एसिंक फंक्शन। वैसे आप लिख कर भी बना सकते हैं एसिंक फंक्शन। ठीक है, क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट बना लिया। टू अवेट फॉर टू प्रोमिसेस, दो प्रॉमिस चाहिए, दो प्रॉमिस चाहिए, बना लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू अवेट करें एफ प्रॉमिस के लिए, और लेट बी अवेट करें सेकंड प्रॉमिस के लिए। दो प्रॉमिस बना लिए। वेट फॉर टू प्रोमिसेस टू रिजॉल्व, ठीक है, एंड देन रिटर्न देयर रिजल्ट ऑफ एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न लिखूं, एरे को रिटर्न करा दूं ए कॉमा बी। ठीक है, एरे के अंदर ए और बी को मैं रिटर्न करा दूं। इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसे हम एक वेरिएबल में रख देंगे, अवेट console डॉट लॉग सी। अब ये दो हमें प्रॉमिस बनाने पड़ेंगे, तो बना लेते हैं। इसका नाम कॉपी करता हूँ मैं। ये क्या करता है, ये रिटर्न कराता है प्रॉमिस। तो यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं सबसे पहले प्रॉमिस, जो कि मेरे हेलो को रिटर्न कराता है। रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और देखें यहाँ पर ना इन्होंने टाइम का तो कुछ नहीं बोला कि ना इतना टाइम देना है मुझे, तो मैं सेट टाइम आउट यूज़ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिजॉल्व लगा दे रहा हूँ। तो रिजॉल्व के अंदर ना इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको मैं हेलो कह देता हूँ। और इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लेकर जा रहा हूँ। तो रिटर्न हो रहा है एक प्रॉमिस जो कि रिजॉल्व हो रहा है हेलो के साथ। इसके अंदर रिजॉल्व आएगा और वो ए में सेट हो जाएगा। यही काम हमें करना है बी के साथ। इसको पूरे को कॉपी करते हैं, नीचे जगह बनाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसके नाम। सर जी। सर ये समरीन ने ही बताया था कि प्रॉमिस डॉट ऑल से भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से इससे बता दूं, उसके बाद प्रॉमिस डॉट ऑल से जी भी कर सर। लेंगे। प्रॉमिस डॉट ऑल को सबको पता नहीं होता, तो वो मैं जी बता देता हूँ। ओके सर। मतलब अगर आपको उसका नहीं पता है तो ये मेथड आपको शायद पता है कि इस तरह का हम शायद कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉमिस जो है रिजॉल्व हो रहे हैं, सेकंड प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो रहे हैं। सर जी। सर हम ये प्रॉमिस जो हमने तो बनाया है, हम इसे वेरिएबल में भी बना सकते हैं ना, फंक्शन में अगर ना बनाए तो। जी बना सकते हैं। तो ये जो फंक्शन में अगर आप ना बनाए ना, इसको वेरिएबल में भी बना सकते हैं बिल्कुल आप। तो इसको क्या करते हैं, हम देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। तो इसका जो रिजल्ट है वो हेलो और वर्ल्ड दोनों आ गए।
तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। करना मुझे ये है कि ये जो दो प्रॉमिस मैंने बनाए यहाँ पर, इन दो प्रॉमिस को मुझे अगर नहीं बनाकर थोड़ा सा कोड अपना शॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट ए इज इक्वल टू अवेट। यहाँ पर एक मेरे पास चीज़ होती है प्रॉमिस डॉट ऑल। ये एक मेथड है प्रॉमिस का। इसका काम क्या है कि ये एक से ज़्यादा प्रॉमिस को एरे के अंदर आपके रिजॉल्व करवाता है। और रिजॉल्व होने के, देखिए अवेट भी आपका काम कर रहा है। अवेट क्या कर रहा है, अवेट ये कर रहा है कि अगर आपकी प्रॉमिस, आपका जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन को पॉज कर रहा है अवेट। मैं आपको समझाता हूँ। रिटर्न को भी हटा देते हैं यहाँ से, प्रॉमिस डॉट ऑल को भी हटा देते हैं यहाँ से। अवेट को क्या चाहिए, उसको चाहिए एक प्रॉमिस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक एरे, उस एरे के अंदर यहाँ पर देता हूँ मैं प्रॉमिस, कॉमा प्रॉमिस। तो ये जो अवेट है, इस अवेट के नीचे तीन डॉट बने हुए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक दो तीन, जो बहुत छोटे से डॉट है। तो ये जो तीन डॉट है ना, ये इस चीज़ की निशानी है कि अवेट खाली है, अवेट को प्रॉमिस नहीं मिला। मतलब अवेट को हमने क्या दे दिया, अवेट को हमने एरे दे दिया। एरे नहीं चाहिए था अवेट को, अवेट को क्या चाहिए था, अवेट को प्रॉमिस चाहिए। तभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, आपको रिजल्ट तो दिखा दूँ इसका। तो ए में सेट हुआ है, ए को हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ए। तो ये हेलो प्रॉमिस वर्ल्ड प्रॉमिस इस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर जो है अवेट को प्रॉमिस चाहिए, और वो प्रॉमिस जो है उसको देने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज करना पड़ेगा। प्रॉमिस डॉट ऑल, इस प्रॉमिस डॉट ऑल को ना, ये एक एरे के एक से ज़्यादा प्रॉमिस रिटर्न कराने में आपकी हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन इसको ना एरे आपको खुद ही देना पड़ता है। तो आप इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे एरे, इस एरे के अंदर आप अपने लिखेंगे दोनों प्रॉमिस, फर्स्ट प्रॉमिस सेकंड प्रॉमिस। अब क्या हुआ कि प्रॉमिस डॉट ऑल जो है वो एक से ज़्यादा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व करके आपको दे देगा। और अवेट जो है, अवेट के नीचे वो तीन डॉट जो आ रहे थे वो भी हट गए। क्यों, क्योंकि अवेट को प्रॉमिस मिल गया, और प्रॉमिस डॉट ऑल क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रॉमिस जो है वो आपको रिजॉल्व करा के एक एरे में रख कर दे रहे हैं। तो जैसे आपको रिजल्ट चाहिए ना एरे के अंदर, हेलो और वर्ल्ड, वो आपको ए के अंदर स्टोर करके मिलेगा। आप रिटर्न करा रहे हैं ए को, नेम के पास आएगा, आप सी में स्टोर करा रहे हैं और कंसोल हो जाएगा। यही सेम रिजल्ट उससे भी आ रहा था जो मैंने दो लाइनों में प्रॉमिस को लिखा था ए और बी के अंदर, और इससे भी आ रहे हैं प्रॉमिस डॉट ऑल। तो ये क्लियर है आपको। सर आप रिटर्न के बजाय कंसोल करवा दें वो। राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट। तो एसिंक फंक्शन बना लिया हमने टू वेट फॉर अ प्रॉमिस, जो प्रॉमिस के लिए वेट करे, करवा लेते हैं, वेट करा लेते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रीट का कोई बना लेते हैं प्रॉमिस। ठीक है, इस ग्रीट के लिए अब हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजॉल्व, इस ग्रीट को हमें रिजॉल्व कराना है। एंड देन लॉग द रिजल्ट टू द कंसोल, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में हमें ए को दिखाना है। ठीक है, रिटर्न का इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो इधर ही कंसोल करा देते हैं, इसको कॉल करा लेते हैं।
और ग्रीड को बना लेते हैं। तो ये जो ग्रीड है ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉमिस। ये क्या रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और रिटर्न प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस। जी मुझे बताएं मैंने क्या गलती की है इसमें। सर आपने अलग मतलब इसी को राउंड प्रॉमिस ब्रैकेट्स के में अंदर एरो फंक्शन पास नहीं करना। हाँ, नहीं ऐसे नहीं रिजॉल्व और रिजेक्ट। नहीं सर प्रॉमिस के अंदर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एरो फंक्शन देना पड़ेगा तो अगर एरो प्रॉमिस फंक्शन नहीं लगाया पूरा। प्रॉमिस का सर प्रॉमिस के राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, तो रिटर्न कर यस दिया सर। मैंने न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करा देते हैं। देखते हैं कि इनके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ये कि नहीं। फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट, एसिंक फंक्शन है जो अवेट को यूज कर रहे हैं फॉर अ प्रॉमिस। तो ग्रीट मेरा क्या है, वो एक फंक्शन है जिसके अंदर प्रॉमिस है। टू रिजॉल्व, वो रिजॉल्व भी हो रहा है, एंड देन लॉग द रिजल्ट टू द कंसोल। तो ये रिजॉल्व होकर एक वैल्यू लेकर आ रहा है, ए के अंदर सेट हो रही है वो वैल्यू, और कंसोल हो रही है। इसको देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड हमें मिल गया, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इनके मुताबिक ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, सर मैंने सेट टाइम आउट भी लगाया था। तो यहाँ ये कहते हैं राइट अ टाइप एस्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट। एक एसिंक अवेट फंक्शन बनाना है। सर पिछले क्वेश्चन में रिजॉल्व था, इसमें रिजेक्टेड। मेरा ख्याल से बाकी चीजें सेम है। अच्छा, तो ये क्या करना है, अवेट टू वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजेक्ट एंड देन लॉग द एरर टू द कंसोल। तो आपको पता है रिजेक्शन जब होती है तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैच की मदद से करते हैं। तो सबसे पहले अंदर यहाँ पर बना लेते हैं ट्राई कैच। अच्छा, अब इस ट्राई के अंदर क्या करते हैं, इस ट्राई के अंदर हम एक बनाते हैं लेट ए इज इक्वल टू अवेट। अवेट के बाद यहाँ पर हम कहते हैं कि ग्रीड का प्रॉमिस था उसे हमें चलाना है। अब इस ग्रीड के प्रॉमिस को बना लेते हैं। रिटर्न कराते हैं एक न्यू प्रॉमिस को। बताएं अब मैंने क्या गलती किया। सर आपने कैपिटल नहीं लिखा पी। सर यहाँ रिजेक्ट करवाना है। जी रिजेक्ट करानी। और रिजेक्ट में मैं लिख देता हूँ सिंपल एरर। तो रिजेक्ट हो रही है, ये प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो रही है एरर के मैसेज के साथ। इसके अंदर रिजेक्शन आएगी, और वो जो रिजेक्शन है वो हमारे इसके पास आएगा। इसे हम यहाँ पर कंसोल करा देते हैं। इस फंक्शन को कॉल कराना है हमें। अब इसे चला कर देखते हैं कि रिजेक्शन हमारे पास आती है एरर। बिल्कुल, कोई इन्होंने टाइम इस टाइम नहीं दिया है यहाँ पर, 1 सेकंड 2 सेकंड, तभी मैंने
यहाँ पर सिंपल ही रखा है, रिजेक्ट करा दिया एक तो ये आपसे क्या कह रहे हैं कि क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन, एक सिंपल सा फंक्शन बोला है बनाने, इसको बना लेते हैं। दैट टेक अ नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक नंबर लेता है, नम यहाँ पर लिखते हैं, इससे बताते हैं कि ये एक नंबर लेता है और क्या करते हैं, नेम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा लेते हैं, इसको हम दे देते हैं 10 एंड रिटर्न अ प्रॉमिस, प्रॉमिस बनाना पड़ेगा, प्रॉमिस के रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं पहले। प्रॉमिस ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न, ये रिटर्न कर रहे हैं नंबर, रिटर्न अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द शेप ऑफ यस द सर, नंबर नंबर। स्क्वायर, रिजॉल्व विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर रिटर्न करें, यहाँ नंबर लिख दें आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखे हैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, इस प्रॉमिस के अंदर आप सेट टाइम आउट का यूज करें पहले, सेट टाइम आउट जो कि 1 सेकेंड का टाइम डिले लेता है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है मिस की हमने, हमें करना क्या है कि इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो रिजॉल्व यहाँ पर लिखते हैं, रिजॉल्व, यहाँ पर भी लिखते हैं रिजॉल्व, रिजॉल्व को क्या करना है, यहाँ पर भी इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं नंबर, ठीक है। अब जो ये, तो मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब जो ये रिजॉल्व है, ये कह रहे हैं कि विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब जो भी नंबर आपने दिया है ना, नम को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें 2 से, नहीं नम को मल्टीप्लाई कर दें नम से, 2 से नहीं, नम को स्क्वायर बोला है इन्होंने, नम को मल्टीप्लाई कर दें नम से। सर एक वेरिएबल भी बनाएंगे ना फिर नाम का? वो अभी कर लेते हैं, इन्होंने जो क्वेश्चन में मुझे डिटेल दी है उतनी चीज़ें तो बना ली मैंने, टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन बना लिया, दैट टेक एन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट लेता है एक, तो नंबर दे दिया, और रिटर्न अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस बना लिया जो कि रिटर्न होता है, रिजॉल्व विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो इसके अंदर दो नंबर आप आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन रहे हैं, 1 सेकेंड का टाइम डिले, 1 सेकेंड के टाइम डिले के बाद जो है ना, वो मैंने इसको बना लिया। अब क्या करना है, रिटर्न होकर रिजॉल्व में एक हमारे पास नंबर आया है, उस नंबर को आप एक वेरिएबल में रखें, यहाँ अवेट लगाएं और यहाँ पर console डॉट लॉग में लिख दें ए, और चेक कर लें आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, जी सर हाँ, वो लाइट का नेट का बहुत इशू होता है, तो आप एक दफा इसको रिपीट कर दें, मेरा नेट चला गया था। जी जी मैं कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज async अवेट, बना लेते हैं पहले। राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज async अवेट, बना लिया async अवेट, टू वेट फॉर एन एरे ऑफ प्रॉमिस, एरे ऑफ प्रॉमिस का वेट करें, एरे ऑफ प्रॉमिस का वेट करें, ठीक है। तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन के नाम से, और एक हम बना लेते हैं सेकंड फंक्शन के नाम से, इन दोनों को कॉमा लगाकर सेपरेट करते हैं, और इन दोनों को एक एरे के अंदर रखते हैं, और एरे को एक रखते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, और राउंड ब्रैकेट से पहले क्या कर देते हैं, प्रॉमिस डॉट ऑल। अब ये कर रहा है वेट प्रॉमिस डॉट ऑल, मेरे दोनों अलग अलग प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का,
और इसका ये जो एरे है इसका वेट कौन कर रहा है, ये वाला वेट। ठीक है, टू अवेट फॉर एन एरे ऑफ प्रॉमिस, कर लिया हमने एरे ऑफ प्रॉमिस के लिए वेट। टू रिजॉल्व, इन दोनों को रिजॉल्व करना है, एंड देन रिटर्न एन एरे ऑफ देयर रिजल्ट। तो यहाँ पर रिटर्न करें आप सबसे पहले ए को। ठीक है, इसको चला दें। अब ये दोनों फंक्शन बना लें। सर उन्होंने 2 प्रॉमिस का तो नहीं बोला कि 2 प्रॉमिस करना है। एरे बोल दिया ना, तो एरे में जाहिर है एक से ज्यादा ही चीजें होंगी ना। प्रोमिसेस लिखा है ना। इन्होंने एरे अरे का हम बोला है। रिजॉल्व में वही नहीं दे सकते, रिजॉल्व में मतलब जैसे जहाँ हेलो लिखा है उसकी जगह पर उसकी जगह किस तरह आप एक कह रही एरे हैं, एरे रिजॉल्व दे की? दें। हाँ यहाँ नहीं नहीं, एरे ऑफ प्रोमिसेस का है इन्होंने, तो दो प्रोमिसेस चाहिए इन्हें। तो एक प्रॉमिस ये हो गया, एक प्रॉमिस ये हो गया, इस तरीके से। सही सही। तो मैंने देखते हैं क्वेश्चन के मुताबिक क्या क्या किया है। राइट अ टाइप स्केलर फंक्शन दैट यूज एसिंक का वेट, तो एसिंक फंक्शन बना लिया, ये वेट कर रहा है। वेट फॉर एन एरे, तो एक एरे के लिए वेट कर रहा है ये, एरे ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, टू रिजॉल्व एंड देन रिटर्न एन एरे ऑफ देयर रिजल्ट। तो दोनों चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं और ये एक एरे में आ रही है। इस एरे का वेट कर रहा है मेरा प्रॉमिस जो है, वो ए में सेट कर रहा है, रिटर्न भी कर रहा है। इस नेम को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कॉन्सोल करा लेता हूँ। यार ये तो पहले वाले सवाल की तरह हो गया ना, इसमें डिफरेंस क्या है फिर? इसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो ये देखें कि वेट नहीं है ना बीच में। सर ये सर जो दोनों को सेम जैसे रखना है। मुझे मेरी भी। बात आप सुनो। जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, बोले। अच्छा सर, मैंने ये जो टीचर है ना सर फहाद खान, तो उन्होंने अपना लिंक्डइन पर ना ये क्वेश्चन पोस्ट किए थे और इसके ना सोल्यूशन भी दिया था। मैंने देखा आपको ना अभी ग्रुप में ना क्रिएट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज सेट टाइम आउट, तो एक फंक्शन बनाया जो कि सेट टाइम आउट को यूज करता है। टू कॉल फंक्शन रिपीटेडली आफ्टर एवरी 2 सेकेंड। ठीक है, तो सीबी को कॉल कराएं और ये अब देखें इसका प्रोसेस समझें। ये 2 सेकेंड के बाद क्या करेगा, सीबी को कॉल करा देगा और आपको करना ये है कि सीबी के अंदर क्या है, एक एरो फंक्शन है जो कि हेलो को कंसोल करा रहा है। तो इसको जो है ना, इसको आप क्या करें, सेट इंटरवल के अंदर रख दें। सर इसका भी बता दीजिएगा सेट सर लेकिन इंटरवल यहाँ तो क्यों सेट यूज टाइम होता है? आउट मेंशन है। सर अगर ये जो एरो फंक्शन हमने बनाया इसकी जगह पर हम नेम को रख दें तब भी तो वो हर 2 मिनट बाद चल जाएगा ना। हर 2 मिनट के बाद नेम को अगर रख दें तो चल जाएगा, मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं यहाँ पर। सर ये
वो जो ऊपर सेम टाइम आउट है यहाँ से एरो फंक्शन आप हटाएं। हटा दिया। सर ये सेट टाइम आउट के अंदर वाला फंक्शन जो होता है ये हटा दें और इसकी जगह पे ना नेम लिख दें। नेम फंक्शन का नाम ऊपर वाले। सर ये आर्गुमेंट वाला तो हटाएं फंक्शन। ऊपर आर्गुमेंट मतलब सॉरी पैरामीटर वाला। सर मैंने ये भी देखा था, सर इससे भी ऐसे नहीं। भी नाम देने से ना वो बार बार करवाता है ना, और कंसोल में कुछ करवा दें हम, मतलब इसके अंदर कुछ दे दें सेट फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख दें लॉग में। तो ये फंक्शन जो है वो चला रहे अपने आप को हर 2 सेकंड के बाद। हाँ सही है ये भी। सर लेकिन ये रुक नहीं रहा ना, इसे रोकना कैसे है? रोकने का बोला नहीं है ना यहाँ पर। एवरी सर टू फिर भी सेकंड के अगर बाद। रोकना हो तो? अगर आपको रोकना है तो आप उस तरह ही करें जिस तरह मैं कर रहा था। तो सेट टाइम आउट को ना आप इसलिए यूज मत करें। देखें ये सिंटेक्स तो थोड़ा आसान है, समझ में आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन सेट टाइम आउट का जो है ना वो आपके जहन में मकसद खत्म हो जाएगा। तो ये जो सेट टाइम आउट है ये क्यों होता है? एक दफ़ा चलने के लिए। एक दफ़ा चलने के लिए सेट इंटरवल क्यों होता है? बार बार चलने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट को वापस वैसा ही कर देते हैं। और ये जो फंक्शन की कॉलिंग है ना, इस फंक्शन की कॉलिंग को आप क्या करें, यहाँ पर एक रख दें सेट इंटर ए। एक वेरिएबल बनाएं ए के नाम से। इसके अंदर आप रख दें सेट इंटरवल। और सेट इंटरवल को यहाँ पर आपको वही सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी 2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो इसे 0 कर देते हैं। सर पहले आपने पैरामीटर दिया था ना कॉल बैक का, वैसे भी बता दें। पैरामीटर अगर मैं ना भी दूं तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें कि ये जो सेट इंटरवल है ये जो है 2 सेकंड के बाद मेरे इस नाम को कॉल कराएगा। तो ये जो है इसको मैं चलाना चाहता हूँ। इसको मैं चलाऊंगा हर 2 सेकंड के बाद और ये मेरे इस फंक्शन को कॉल कराएगा। जैसे ही कॉल कराएगा ये, तो क्या होगा कि सेट टाइम आउट का जो console डॉट लॉग है वो चलेगा। तो देखते हैं कि किस तरह रिजल्ट दे रहे हैं। सिमिलर सा रिजल्ट है बिल्कुल। आपकी मर्जी है, आप इस तरह सॉल्व कर लें उस तरह कर लें, वो भी आसान है। लेकिन वो सेट टाइम आउट जो मेरे माइंड में एक चीज़ बनी हुई है ना कि स्पेसिफिक टाइम पे एक दफ़ा चले और ख़त्म हो जाए, तो मैं उसको इस तरह ही जानना चाहता हूँ। मैं उसको रिकर्सिव की तरह नहीं जानना चाहता कि रिकर्सिव फंक्शन बन जाए अपने आप को ही अपने अंदर कॉल कराता रहे वो। तो रिकर्जन ना हो बेसिकली उसमें। ये मुझे ये थोड़ा सिंपल लगा, हो सकता है आपको ना लगे। मुझे ये थोड़ा सिंपल लगा कि सेट टाइम आउट के अंदर सर फिर हमें सेट इंटरवल कॉल नहीं करवाना पड़ता है ना। सेट इंटरवल जो है वो भी एक एसिंक्रोनस टाइप का ही है। वो क्या करता है, वो एक लूप की तरह चलता है, आपके बताए हुए टाइम पर बार बार चलता रहता है वो। मतलब सेट टाइम आउट एक बार रन होगा और सेट इंटरवल बार बार रन होता रहेगा यूं। सर ये कोड को पोज करवाता रोकता है ना? ये क्या हो रहा है?
जी आप क्या कह रहे हैं? सर मैं पूछ रही थी ये सेट इंटरवल क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है कि ये रोकता है कोड को, प्रोग्राम को? सेट इंटरवल क्या करता है, देखें सेट इंटरवल ये करता है कि सेट इंटरवल जो है ना वो बिल्कुल सेट टाइम आउट की तरह ही है। सेट इंटरवल के अंदर आप जो भी लिखते हैं और जो टाइम आप बता देते हैं इसे, उस टाइम के बाद वो क्या करता है, उसको चलाता रहता है। तो आप इसको यहाँ पर बता दें सेट टाइम आउट को कि मैं 2 सेकंड के बाद ताहा प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो वो ताहा को CLS वो ताहा को प्रिंट करा देगा हर 2 सेकंड के बाद। आप इसको एक फंक्शन में रख दें, और फंक्शन को कॉल करा दें। तो फंक्शन को कॉल होने पर वो हर 2 सेकंड के बाद ताहा प्रिंट कराएगा। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा आसान है इसमें सेट टाइम आउट का, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है तो हमें उस तरह ही करना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं, सेट इंटरवल जो है ना, ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं अगर कर सकते आप, लेकिन जी सेट जी बोलिए। टाइम आउट का जिक्र नहीं करते तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं। जी ये उन्होंने ज़्यादा अगर सिंपल जिक्र लगा कर मुझे। दिया तो हम सर जी जब हमें इसे कॉल करवाने की जरूरत नहीं है तो फिर हम इसे पहले फंक्शन में ना भी रखें, क्योंकि ये तो खुद ही चल जाता है। हाँ ये कुछ चल जाते हैं। मतलब मैं वो देख रहा था कि अगर उन्होंने सेट टाइम आउट ऊपर नहीं लिखा होता ना, तो फिर क्या करते, फिर इस तरह कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने। हम डायरेक्ट सिर्फ सेट इंटरवल लिख देते बस। जी हाँ बिल्कुल। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? आपके यस जी सर। सर। जी सर, जी सर आपके समझ आ गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखें। तो ये कह रहे हैं कि राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट। तो एसिंक अवेट बना लेते हैं, एसिंक फंक्शन जो कि अवेट करे मेरे फंक्शन के लिए। अभी देखते हैं एसिंक अवेट टू वेट फॉर अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के लिए वेट करें। ग्रीट के नाम से एक प्रॉमिस बना लेते हैं। वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजॉल्व, तो ये ग्रीट वाला जो फंक्शन है इसमें एक प्रॉमिस होगा जो कि रिजॉल्व होगा। एंड देन रिटर्न रिटर्न्स अ न्यू प्रॉमिस, और वो एक न्यू प्रॉमिस जो है वो रिटर्न करे दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2। ओके ठीक है, देखते हैं इसको। तो ये रिजॉल्व एंड रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस, तो ये एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट। ये तो पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि वेट फॉर अ प्रॉमिस टू रिजॉल्व, ठीक है, एंड देन रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस के सर मतलब ये हुआ कि दो दो प्रॉमिस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। एक प्रॉमिस जो जी रिटर्न हो सर। रहा है, दूसरा प्रॉमिस जो रिजॉल्व हो रहा है। अच्छा रिजॉल्व जो है ना, एंड देन रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 2। इस लाइन को हम देखते हैं बाद में, लेकिन यहाँ बनाते हैं अपना प्रॉमिस। रिटर्न न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो ये रिजॉल्व हो रहा है,
मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर्स हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, इसे नंबर दे देता हूँ, एक 10, देन रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो सर ये वाला तो ट्रेंड नहीं होगा ना मेरा ख्याल है, ये तो सिर्फ प्रॉमिस बनाया जाएगा। रिजॉल्व में ही एक न्यू प्रॉमिस होगा ना। यस सर। सर मैंने तो 2 प्रॉमिसेस बनाए थे। वेट फॉर अ प्रॉमिस, प्रॉमिस के लिए वेट हमने करवा दिया है, टू रिजॉल्व, वो रिजॉल्व हो जाए, तो ये रिजॉल्व होकर यहाँ पर वेट भी करवा दिया हमने, ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, उसके बाद एंड देन रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं बनेगा, वो प्रॉमिस यहाँ बनेगा इसमें। तो यहाँ पर एक प्रॉमिस बनाए, न्यू प्रॉमिस। सर वैसे मैंने ये ग्रिड जैसे आपने बनाया ना, इसमें मैंने वैल्यू दे दी थी। इसके अंदर आपने न्यू एक और प्रॉमिस बना दिया था। तो यहाँ करना ये है कि रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस, इसको रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस कर दिया हमने, दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर 10 आया है, जो कि ए के अंदर आया है, मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको रिजॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं इसे, और रिजॉल्व मल्टीप्लाई बाय 2, ए के अंदर मेरा रिजल्ट आया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ए के अंदर मेरा रिजल्ट आया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको बता देते हैं यहाँ पर कि ये एक नंबर है। ए के साथ क्या प्रॉब्लम है, ए इस टाइप ऑफ अननोन, ए को बता देते हैं ये एक नंबर है। यहाँ से बता देते हैं कि ये एक नंबर है, ठीक है, और ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, ये भी बता देते हैं, नंबर। ठीक है, अब इसे कॉल कराते हैं नेम वाले फंक्शन को, और इसकी जो रिटर्न वैल्यू है उसे भी हमें कैच करना है, लेट ए इज इक्वल टू ये अवेट कर दें, और कंसोल डॉट लॉग करा दें ए को। अब पढ़ते हैं, राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट, एक एसिंक अवेट वाला हमने बनाया फंक्शन, जो कि अवेट भी यूज कर रहा है, एसिंक भी कर रहा है, ठीक है। टू वेट फॉर अ प्रॉमिस, ये ग्रीट वाले फंक्शन के अंदर जो प्रॉमिस है उसके रिजॉल्व होने का वेट कर रहा है, ठीक है, और ये रिजॉल्व करके ए के अंदर सेट करेगा। टू रिजॉल्व, अच्छा रिजॉल्व पढ़ लिया हमने, उसके बाद एंड देन रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस, और ये एक रिटर्न कर रहा है न्यू प्रॉमिस को, न्यू प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है, दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट, जो कि रिजॉल्व हो रहा है रिजल्ट के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 2, जो भी रिजल्ट मेरा वहां से आया है ग्रीट के अंदर, जो कि ए के अंदर स्टोर हुआ है, उस ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, और वो वाली वैल्यू रिजॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न होकर मुझे यहाँ पर मिलेगा, इसको मैंने ए के अंदर रखा है और कंसोल डॉट लॉग कराया, देखते हैं कि मेरे पास 10 × 2 का रिजल्ट आता है या नहीं। तो 20 आ गया। इन्होंने जो बोला है उस तरीके से तमाम कंडीशन मैंने लगा दी है, मतलब तमाम चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी हैं। तो सर ये मतलब हम बार बार जब प्रॉमिस बना रहे थे दो, तो हम अलग अलग बना रहे थे, लेकिन ये एक प्रॉमिस हम इसी में बनाएंगे, इसी फंक्शन में। इसमें आपको बोला गया है ना कि राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन दैट यूज एसिंक अवेट, ये जो बात हो रही है ना, इस बात को पकड़ के रखें कि बात किसके बारे में हो रही है, एक फंक्शन के बारे में जो कि एसिंक अवेट हो, मतलब मेरा ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब इस फंक्शन को याद रखें अपने जहन में, और सवाल को पढ़ते जाएं। टू वेट फॉर अ प्रॉमिस, क्या ये वेट कर रहा है एक प्रॉमिस के लिए, हाँ इस लाइन में वेट हो रहा है प्रॉमिस के लिए,
ये क्या है, ग्रीड का फंक्शन है जिसके अंदर प्रॉमिस है, जिसमें रिजॉल्व है। वेट कर रहा है, ये बिल्कुल वेट कर रहा है। टू रिजॉल्व, तो ये प्रॉमिस रिजॉल्व यहाँ से होकर आ रही है और ए के वेरिएबल में स्टोर भी हो रहा है। एंड देन रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। अब ये बात किसकी हो रही है, रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस, क्योंकि बात तो चल रही थी ए सिंक वाले की, तो जाहिर है प्रॉमिस भी इसी में रिटर्न हो रहा है। तो एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द रिजल्ट, जो कि रिजल्ट के साथ रिजॉल्व हो। तो रिजॉल्व लिख लिया मैंने, रिजल्ट कौन सा, वही जो आपके पास आया है ए के अंदर, रिजॉल्व में ए लिखा। ये कह रहे हैं मल्टीप्लाइड कर दें 2 के साथ, कर दिया मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद रिटर्न भी हो गया। ये आपको पता है कि रिटर्न होकर यहाँ पर सर आएगा, मेरा वाला देखिएगा। रिटर्न होकर यहाँ पर आएगा, ए में सेट होगा, console.log से रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं।